सभी बच्चों को बहुत आज पहले मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रसायन में वर्ग 12 का अध्याय 1 की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 1 जो है उसका नाम है ठोस अवस्था। तो हम लोग अब विस्तृत पढ़ेंगे और तकनीकी रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि रसायन में कुछ तकनीकियों की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम इसको तकनीकी रूप से समझाएंगे, क्योंकि रसायन समझना थोड़ा सा कठिन होता है। थ्योरी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जब खास करके रिएक्शन मैकेनिज्म आते हैं तो थोड़ी सी समस्या आती है। तो हम लोग रसायन का तकनीकी ढंग से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में क्या है भाई, ये हम लोग अगर पदार्थ का वर्गीकरण देखें, पदार्थ का वर्गीकरण, तो हम जानते हैं कि पदार्थ को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। मुख्यतः बाद में 2 आए, लेकिन मुख्यतः 3। पहला गैस, दूसरा द्रव और तीसरा ठोस। तो पदार्थ का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया, गैस, द्रव और ठोस। और ये तीनों अवस्थाओं का अपना अपना महत्व है। जैसे गैस से हम लोग खाना बनाते हैं, द्रव को हम लोग पी सकते हैं, ठोस का हम लोग यूज करते हैं सोने बैठने में। तो बहुत सारी आवश्यकता है। ठोस घुल भी जाता है तो द्रव में जाता है तो कुछ मिक्सचर बनाता है, कि मिश्रण बनाता है। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में इन तीनों का महत्व बहुत ही अधिक है। तो इनमें 2 भाग खास करके 11 में गैस और द्रव अवस्था था, लेकिन इस भाग में ठोस अवस्था है। तो सबसे पहले इसके अवयवी कणों के आधार पर देखा जाए, इसके अवयवी कणों के आधार पे, यानी कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के आधार पर देखा जाए, तो हम क्या देखते हैं गैस में कि अवयवी कण इतने दूर दूर होते हैं और ये दूर भागना चाहते हैं। यानी कि इनमें अवयवी कणों का आकर्षण कम होता है, बहुत कम होता है, लगभग नगण्य होता है। और ये प्रतिकर्षी होते हैं, यानी कि ये दूर भागते हैं, अतः यह किसी भी दिशा में चले जाते हैं। द्रव में देखा जाए तो आकर्षण होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, यानी कि ज्यादा भी नहीं होता है। और आकर्षण कम होने के कारण ये भी एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ते हैं, हर दिशाओं में नहीं जाते हैं, एक निश्चित दिशा में अपना बहाव करते हैं। यानी कि इनमें आकर्षण कम होता है, यानी कि इनके अवयवी कणों के बीच आकर्षण जो है वो कम होता है। और ठोस को देखा जाए तो इनमें इतना आकर्षण अधिक है कि एक दूसरे के एकदम करीब होते हैं, अत्यंत करीब होते हैं। इनमें आकर्षण सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। बाद में इसको पैकिंग कहते हैं, पैक रहते हैं। तो गैस और द्रव को देखा जाए तो ये तरल है, यानी कि गैस और द्रव तरल पदार्थ, द्रव मतलब कि बहाव जिसमें हो, ये दोनों में बहाव है। इसमें हर दिशा में बहाव है और उसमें एक निश्चित दिशा में बहाव होती है, और ठोस में बहाव नहीं होता है। तो हमें क्लास 12 में सिर्फ ठोस के बारे में पढ़ना है। और अगर परिभाषा का देखा जाए तो ये तीनों को डिफाइन किया गया बस 2 पदों से। इसको पहले लिख लीजिए,
अब हम देखें कि परिभाषा किस आधार पर बनाया गया। तो इन तीनों को दो पदों से परिभाषित किया गया। अगर परिभाषा देखा जाए तो दो ही पदों से बनाया गया। पहला पद था आयतन और दूसरा पद था आकार। यानी कि अगर ठोस की परिभाषा लिखा जाए, सॉलिड की परिभाषा लिखा जाए, तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। तो ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो बहुत सारे ठोस का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम द्रव को देखें, लिक्विड को, तो वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात इसका आकार बर्तन के आकार पर निर्भर करता है। यानी कि जिस तरह का बर्तन होगा उसी आकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसे उस पदार्थ को द्रव कहते हैं। और द्रव का एग्जाम्पल भी आप लोग बहुत जानते हैं। तीसरा गैस, ठोस, द्रव और गैस। गैस में क्या है, वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। ये रहा परिभाषा। परिभाषा को मात्र दो ही टर्मों से परिभाषित किया गया, आयतन और आकार की। यानी कि किसी में आयतन और आकार दोनों निश्चित था, किसी में आयतन निश्चित था, आकार अनिश्चित था। आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, ठीक है। और किसी में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो इन्हीं दो पदों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस को परिभाषित किया गया। लेकिन अब इसमें से दो भाग हट जाता है, क्योंकि ये दो भाग हम लोग वर्ग 11 में पढ़ चुके हैं। अब हमारा बच जाता है ठोस। तो ठोस का प्रकार, अगर हम ठोस का टाइप देखें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है रवादार ठोस और दूसरा होता है बेरवादार ठोस। एक ठोस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को बोलते हैं एमरफस सॉलिड। तो ठोस दो प्रकार का होता है, एक होता है रवादार और एक होता है बेरवादार। तो हम लोग दो तरह से इसको अध्ययन करेंगे, एक रवादार ठोस के रूप में और एक बेरवादार ठोस के रूप में, क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो हम लोग दो तरह से इसको अध्ययन करेंगे, रवादार किसे कहेंगे, बेरवादार ठोस किसे कहेंगे। तो पहले तो हम समझे कि कितने पदार्थ तीन अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। और यही कणों पे देखा जाए तो गैस में प्रतिकर्षी होता है नेचर, द्रव में आकर्षण होता है, कम होता है, इसलिए वो एक निश्चित दिशा में बहाव करता है। और ठोस में आकर्षण सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका आकार निश्चित हो जाता है। अब रही बात ठोस के प्रकार, तो ठोस दो प्रकार का होता है,
रवादार ठोस और बेरवादार ठोस। अब देखते हैं रवादार ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो रवादार ठोस को अगर हम देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ही होना चाहिए, टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो रवादार अगर ठोस की बात करें तो लिखेंगे वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते, उन्हें रवादार ठोस कहते हैं। यानी कि अगर किसी रवादार ठोस को देखा जाए तो उसमें अवयवी कणों को देखा जाए, एक निश्चित क्रम होगा और ये क्रम कभी टूटने वाला नहीं है। जिस क्रम में व्यवस्थित रहेंगे उसमें ये लगातार रहेंगे, यानी कि कहीं भी इनका क्रम टूटने वाला नहीं है। हर तरह से इनको देखा जाए तो ये कहीं क्रम प्रदर्शित होगा। यानी कि कभी भी इनमें क्रम में परिवर्तन नहीं होता है। तो रवेदार ठोस में क्या होता है कि क्रम में परिवर्तन नहीं होता है। अब रवेदार ठोस का गुण कि सभी अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं और वे दीर्घपरासी हैं। यानी कि इनको देखा जाए तो इनका प्रत्येक लेयर में क्रम एक समान है। गुण रवादार ठोस का गुण, क्रिस्टलाइन सॉलिड की गुण क्या क्या है? तो नंबर 1, इनकी ज्यामितीय आकार, इनके कणों के भी लिख सकते हैं, इनके कणों की ज्यामितीय आकार निश्चित होती है। ज्यामितीय आकार जैसे में अगर हम लोग चीनी के सभी टुकड़ों को देखें तो एक जैसा दिखाई देता है। यानी कि किसी भी अगर हम लोग देखें, मान लीजिए किसी का होता है घन जैसा, इस आकार का होगा किसी का कण, यानी कि सभी कण जो उसके होंगे इसी आकार के होंगे उसके। चाहे चीनी में अगर चीनी के हम सभी कणों को देखते हैं तो उनका एक निश्चित आकार होता है, चाहे वो घन के रूप में हो, चाहे वो खष्टभुज के रूप में हो, चाहे वो अष्टभुज के रूप में हो, यानी कि उनके क्रम में कोई परिवर्तन ना हो। वो एक इस रवेदार ठोस में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक छोटे छोटे टुकड़ों का ज्यामितीय आकार निश्चित है। या अतः किसी भी पदार्थ में, रवेदार पदार्थ में ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, निश्चित क्रम में हो। यानी कि प्रत्येक टुकड़ों को देखा जाए अगर चीनी का तो एक ही आकार हो, यानी कि अगर ही किसी का भी देखा जाए तो आकार जो है वो बदलता ना हो। तो हम लोग क्या देखते हैं, वो रवेदार ठोस में ऐसा होता है। अगर वो टूटता है तो टूटने के बाद भी एक निश्चित आकार लेता है, तो वो रवेदार ठोस होता है। दूसरा बात क्या है भाई, यह विषमदैशिक होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह विषमदैशिक होता है। अगर इसका कोई अर्थ पूछेगा भाई विषमदैशिक है क्या, तो जनरली विषमदैशिक का अर्थ पहले समझ लीजिए, इसका परिभाषित भी कर दिया जाए। विषमदैशिक कहता है, पहले इसको समझ लेते हैं तब परिभाषित कर देते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा रवेदार ठोसों के कण है,
तो इसका अर्थ हुआ कि अगर हम लोग तीन चीज, प्रकाश, ताप, विद्युत धारा मुख्यतः और भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः तीन, अगर प्रकाश को मान लीजिए कभी इस दिशा से देते हैं और यहाँ पे निर्गत प्रकाश और यहाँ से निवेशी प्रकाश, निवेशी मतलब भेजा हुआ प्रकाश, फिर अगर हम निवेशी प्रकाश को इधर से डालते हैं, निवेशी प्रकाश, ये हो जाएगा हमारा निर्गत प्रकाश, फिर हम लोग ऐसे दे देते हैं यहाँ पर निर्गत प्रकाश, तो हम लोग अगर इसकी दिशा बदलते हैं यहाँ पर निर्गत प्रकाश, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अपना अलग अलग प्रकाश का गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि अलग अलग प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश देने पर। या हम लोग मानिए कि निवेशी ताप दे रहे हैं तो अलग तरह का ताप प्राप्त होता है, अगर विद्युत धारा देते हैं तो हर जगह का अलग अलग प्राप्त होता है। इसी गुण को विसमदैशी गुण कहा जाता है, यानी कि प्रकाश, ताप या विद्युत धारा अलग अलग दिशाओं से प्रदर्शित करने पर निर्गत प्रकाश, ताप तथा या अलग अलग है विद्युत धारा या विद्युत धारा का गुण बदल जाता है, गुण बदल जाता है। तो इस गुण को समदैशिक, विसमदैशिक कहते हैं। इस गुण को हम लोग विसमदैशिक कहते हैं। तो क्या होता है इनमें कि अगर इनको अलग अलग दिशाओं से या तो प्रकाश दिया जाए या ताप दिया जाए या विद्युत धारा दिया जाए, तो जो निर्गत प्रकाश प्राप्त होता है उनका गुण अलग अलग हो जाता है, यानी कि अलग अलग प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसी गुण को विसमदैशिक कहा जाता है। तो रवेदार जो ठोस होते हैं, वे जो ठोस हैं वो विसमदैशिकता को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अगर उनमें अलग अलग दिशाओं से प्रकाश, ताप या विद्युत धारा दिया जाए तो निर्गत प्रकाश का गुण अलग अलग हो जाता है। ये हुआ हमारा दूसरा गुण, लिख लीजिए। विसमदैशिक, विसमदैशिक का अर्थ होता है कि अलग अलग दिशाओं से प्रकाश, ताप या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निर्गत प्रकाश या निर्गत ताप या निर्गत विद्युत धारा का गुण अलग अलग हो जाए तो उसी व्यवस्था को या उसी गुण को विसमदैशिकता कहा जाता है। तीसरा, इनका गलनांक निश्चित होता है, यानी कि जैसे हम लोग अगर उदाहरण की तरफ देखें तो बर्फ जो होता है, अगर 0 डिग्री सी से वो पिघल जाता है तो 0 से ही वो साम्यावस्था में आ जाता है, यानी कि वो बीच का कोई रेंज नहीं देता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट देता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इन लोगों का फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री पे वो बदल जाएगा, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री पे बदल जाएगा, वो रेंज नहीं लेगा कि 2 से 4 के बीच में बदलेगा, 2 से 6 के बीच में बदलेगा। तो उनका गलनांक निश्चित होता है। और चौथा, ये दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी क्या कि कितनों अगर दूर तक इनके आकार नियमित व्यवस्था को देखा जाए ये बदलते नहीं है,
ये चलते रहते हैं, लेकिन इनका क्रम कभी भी बदलता नहीं है। ये लगातार अपने क्रम को निश्चित रखते हैं। अगर बीच में भी देखें तो कहीं इनका क्रम बदलता नहीं है, इसीलिए इन्हें दीर्घपरासी कहा जाता है। तो आज ये परिचय था। अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा बेरवेदार ठोस का होगा। बेरवेदार ठोस क्या है और इसका एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है नमक, चीनी, ग्रेफाइट, नौसागर, नीला थोथा इत्यादि। नीला थोथा क्या है? CuSO4, NH4Cl, ग्रेफाइट कार्बन, चीनी का आप लोग तो जानते ही हैं, नमक भी जानते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो ये परिचय था। अब हम ठोस अवस्था वर्ग 12 का अध्याय 1 प्रारंभ किए और उसको अब लेके चलेंगे, आगे की ओर बढ़ते चलेगा। तकनीकी रूप से ये चलेगा क्लास, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो।